तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरेलल ऑपरेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू गेट। पैरेलल ऑपरेशन ऑफ सर रिले वगैरह भी क्वेश्चन दे रहे थे सर। रिले वगैरह का। हेलो, हाँ बोलो। ये सर इसमें रिले सभी देखे तो इसमें रिले वगैरह के भी क्वेश्चन थे। रिले वगैरह का मशीन्स में नहीं होगा। रिले वगैरह का जो क्वेश्चन होगा वो आपका होगा पावर सिस्टम से रिलेटेड। 3 फेज चूंकि लगता है एक ही जैसा है मशीन और मेरे पास एक मैगजी की बुक है उसमें। अच्छा, हाँ लगता है एक ही जैसा। कोई बात नहीं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। रिले भी है तो उसमें पावर सिस्टम का बस कॉन्सेप्ट यूज होगा, दैट्स ऑल। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका क्वेश्चन अलग होगा। क्वेश्चन चाहे पावर सिस्टम में दे चाहे मशीन में दे, मतलब मेरे कहने का जो मतलब ये है कि जनरली वो पावर सिस्टम के कॉन्सेप्ट से बनता है, क्योंकि रिले आ गया उसमें, इट मींस यू हैव टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर सिस्टम। ठीक है, तो इसमें बोलो। सर ट्रांसफॉर्मर से न्यूमेरिकल भी आते हैं, थ्योरी भी काफी थे, लेकिन मैक्सिमम मतलब किस चीज में ज्यादा एम्फसाइज होता है? ट्रांसफॉर्मर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। न्यूमेरिकल आता है। ट्रांसफॉर्मर में सिर्फ न्यूमेरिकल आता है, और ओवरऑल जो गेट का पेपर होता है वो ज्यादातर न्यूमेरिकल ही होता है। मतलब चाहे वो एक क्वेश्चन वाला हो, मतलब 1 नंबर वाला हो, चाहे 2 नंबर वाला हो। 2 नंबर वाला तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होता ही है, एनए होता ही है, मतलब ज्यादातर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होता है। लेकिन 1 नंबर वाला भी आपको सिर्फ न्यूमेरिकल होता है। मतलब मुझे जहां तक लगता है, अगर गेट का आप 10 साल का प्रीवियस पेपर देखेंगे तो 90% पेपर जो है न्यूमेरिकल बेस्ड है। इट माइट बी कि थोड़ा सा डेरिवेशन पॉइंट कुछ अगर आप जोड़ लो उसमें, तो उसको अगर जोड़ लो तो 90% पेपर जो है गेट का वो आपका सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। सो आपको प्रैक्टिस जो करनी है वो न्यूमेरिकल की करनी है ज्यादा। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी जो है अगर क्लियर करना है आपको, तो आपको जो है न्यूमेरिकल आना जरूरी है। देखिए, पैरेलल ऑपरेशन जो होता है ट्रांसफॉर्मर का, इसका क्या मतलब होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पैरेलल ऑपरेशन कहते किसको है। पैरेलल ऑपरेशन तब पॉसिबल है जब सोर्स कॉमन हो और लोड भी कॉमन हो, तभी उसको हम पैरेलल ऑपरेशन कहते हैं। वरना इसको इंटरकनेक्शन भी कहा जा सकता है। अगर सोर्स अलग अलग हो जाए या लोड अलग अलग हो जाए तो उसको हम इंटरकनेक्शन कहेंगे, पैरेलल नहीं कहेंगे। सो पैरेलल ऑपरेशन मीन्स common source and common load. Okay, otherwise it will be called as इंटरकनेक्शन। ठीक है, सो पैरेलल ऑपरेशन तभी कहा जाएगा जब कॉमन सोर्स और कॉमन लोड हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो भी हम पैरेलल ऑपरेशन पढ़ेंगे उसमें सोर्स और लोड दोनों कॉमन होगा, दोनों ट्रांसफॉर्मर के लिए। अगर 2 ट्रांसफॉर्मर पैरेलल में है, दोनों के लिए सोर्स भी कॉमन और लोड भी कॉमन। ठीक है, चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं व्हाट आर द कंडीशंस व्हिच आर टू बी सेटिस्फाइड फॉर द पैरेलल ऑपरेशन। सो कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर पैरेलल ऑपरेशन। तो देखिए, इसमें पहला जो देखेंगे हम पॉइंट ए, ये सिंगल फेज एज वेल एज 3 फेज ट्रांसफॉर्मर दोनों के लिए होगा। फॉर सिंगल फेज एज वेल एज 3 फेज, मतलब दोनों की कंडीशन में ये होना चाहिए। ठीक है, सो व्हाट आर दी कंडीशन? देयर आर सर्टेन कंडीशंस व्हिच आर मस्ट एंड देयर आर सर्टेन कंडीशन व्हिच आर डिजायरेबल। डिजायरेबल का मतलब अगर जरा सा वेरी भी कर जाए तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जो कंडीशन मस्ट है
वो वेरी नहीं करना चाहिए। ओके, सो इसमें जब सबसे पहला कंडीशन है नंबर 1, सेम पोलैरिटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पोलैरिटी जरा सा इधर उधर हो जाए तो देयर विल बी अ सर्कुलेटिंग करंट एंड दैट विल बर्न द ट्रांसफॉर्मर, सो इट्स अ मस्ट, दिस इज अ मस्ट कंडीशन। मतलब इसमें आप कुछ उल्टा सीधा नहीं कर सकते, पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। ओके, सेकेंड, सेम पर यूनिट इंपीडेंस फॉर प्रोपोर्शनल लोडिंग। मतलब अगर सेम पर यूनिट इंपीडेंस मिल जाए तो बहुत अच्छा है, प्रोपोर्शनल लोडिंग हो जाएगी, लोड जो है शेयर इक्वली शेयर्ड हो जाएगा दोनों तरफ। लेकिन अगर नहीं होगा तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अलग अलग लोड भी शेयर कर सकते हैं। मतलब दिस इज डिजायरेबल, दिस इज नॉट मस्ट, बट दिस इज डिजायरेबल कंडीशन। थर्ड वन, सेम X/R रेशियो। ये किस लिए होगा? फॉर सेम पावर फैक्टर ऑपरेशन। ऑब्वियसली अगर X/R रेशियो अलग हो जाएगा तो अलग अलग पावर फैक्टर पे दोनों काम करेंगे, तो ये हो सकता है, इट्स पॉसिबल। सो इट इज ऑल्सो डिजायरेबल, इट्स नॉट मस्ट। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज सेम वोल्टेज रेशियो या टर्न्स रेशियो भी कह सकते हैं। वोल्टेज रेशियो बोलिए या टर्न्स रेशियो बोलिए, मतलब V1/V2 इज इक्वल टू V1/V2 दोनों में होना चाहिए। और इसको दूसरे तरीके से आप वोल्टेज रेटिंग भी बोल सकते हैं। आप क्या सोचते हैं कि वोल्टेज रेशियो अगर अलग हो जाएगा तो काम चलेगा? मतलब क्या ये मस्ट है या डिजायरेबल है? मस्ट है सर। नहीं, दिस इज ऑल्सो डिजायरेबल। डिस्कनेक्ट हुआ था अभी आपका। दिस इज ऑल्सो डिजायरेबल। वाई इट इज डिजायरेबल वी विल डिस्कस इट। नहीं चल रही आपकी। क्या हो रहा है? अभी आप कनेक्ट हुए। अच्छा, हो गया ना आप कनेक्ट? स्क्रीन आ रही ना पूरी? नो सर। ओके, लेट मी चेक इट। अभी 1 मिनट के लिए तक पूछ गए थे। अच्छा अच्छा, एक सेकंड रुको, फिर से शेयर करता हूँ। अब ठीक है, आ गई स्क्रीन? देखिए, सेम वोल्टेज रेशियो है, मतलब वोल्टेज रेटिंग दोनों ट्रांसफॉर्मर की सेम होनी चाहिए, बट इट इज ऑल्सो डिजायरेबल, इट्स नॉट मस्ट। स्लाइटली डिफरेंट अगर वोल्टेज रेशियो हो तो चल जाएगा काम, लेकिन ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि कुछ सर्कुलेटिंग करंट ना हो। हम देखेंगे कैसे सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करता है इस केस में, वोल्टेज रेशियो अलग अलग होगा तो। और अगर वोल्टेज रेशियो अलग अलग होगा तो ये डिजायरेबल कंडीशन है, मस्ट कंडीशन नहीं है। जरा सा डिफरेंस चल सकता है। स्मॉल डिफरेंस इन वोल्टेज रेशियो में बी अलाउड इफ अनअवॉइडेबल। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर स्मॉल डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं, विल सी व्हाई लार्जर डिफरेंस इज नॉट परमिसेबल। स्मॉल डिफरेंस इन वोल्टेज रेशियो may be allowed if unavoidable। अगर कोई चारा नहीं बचा है तब आप ये कर सकते हैं, वरना बेहतर है कि आप इक्वल वोल्टेज रेशियो रखिए। अब इसको हम समझ लेते हैं क्यों ऐसा है। फॉर दैट लेट अस कंसीडर 2 ट्रांसफॉर्मर्स इन पैरेलल। So this is the first transformer,
let us consider the impedance of first transformer referred to secondary side. This is ZA, referred to secondary side, total impedance. Okay. Now we're making a transformer. अब देखिए ये दोनों ट्रांसफॉर्मर का टर्न्स रेशियो कंसीडर कर लीजिए अलग अलग. से फॉर एग्जांपल द टर्न्स रेशियो फॉर दिस इज A:1 and this is for B:1 and the impedance for this transformer is ZB. Okay. अब देखिए जो अप्लाइड वोल्टेज है, लेट अस कंसीडर दिस इज अप्लाइड वोल्टेज V1 एंड दिस इज लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज. सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की अगर हम बात कर रहे हैं, सो यहां पे सप्लाई है. सो दूसरा ट्रांसफॉर्मर के लिए भी यही सप्लाई होगा. इट मींस बिकॉज द सोर्स इज कॉमन, सो लेट अस कनेक्ट द सेकंड ट्रांसफॉर्मर आल्सो इन दिस वे. प्राइमरी साइड हो गया कॉमन लोड से, कॉमन सोर्स से. ठीक है. ऐसे ही सेकेंडरी साइड भी आप कनेक्ट कर दें. Here we have the load connected. ZL. Okay. Now let us consider the voltage ratios are different. The voltage across this transformer is EA and the voltage across this transformer is EB. Okay. ये बात समझ में आ रही है आपको? दिख रहा है आपको? Now for the sake of understanding, let us consider EA larger than EB. Magnitude of EA larger than EB. अगर हमने EA larger than EB लिया, so what we get? EA को अगर हम प्राइमरी वोल्टेज के टर्म्स में लिखेंगे तो इट विल बी V1 by A, और इसको अगर हम प्राइमरी वोल्टेज के टर्म्स में लिखेंगे तो V1 by B, क्योंकि इसका टर्न्स रेशियो B है, इसका 1 है, A है, A:1, B:1. ठीक है. सो यहां से आपको क्या मिला? B इज लार्जर देन A. क्लियर है ये बात? ये पॉइंट क्लियर है? यहां से बताइए. हाँ या ना? अब देखिए अगर यहां पर एक पॉइंट जो यहां पे समझने का है, अगर EA और EB में वोल्टेज डिफरेंस रहा, सो एक क्लोज सर्किट है. यहां पे देखिए गौर से, ये एक क्लोज सर्किट है. यहां पर एक करंट फ्लो करने लगेगा. दैट करंट इज कॉल्ड एज सर्कुलेटिंग करंट. देखिए ये क्लोज सर्किट बन गया. यहां पे ये क्लोज सर्किट के अंदर एक करंट फ्लो करेगा जिसको हम कहेंगे सर्कुलेटिंग करंट, बिकॉज ऑफ द वोल्टेज डिफरेंस. Now let us make the circulating current. This circulating current, let us consider it is IC. So this is flowing through this path. इस path पे जाएगा ये. Just try to understand the path. ये path समझ में आ रहा है आपको? जिस पाथ पे ये करंट जा रहा है. नाउ अगर हमने इस इक्वेशन में दोनों तरफ IC से मल्टीप्लाई कर दिया तो इट विल बी
IC into B which is B greater than IC into A. ठीक है, इट कैन नाउ बी रिटन एज, इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखिए IC इंटू बी ग्रेटर देन IC इंटू ए है, तो इसको अगर हम ऐसे लिखें कि IC बाय, लोड में करंट नहीं जाएगा। नहीं लोड का करंट अभी हम नहीं बना रहे हैं, अभी हम सर्कुलेटिंग करंट बना रहे हैं, लोड में तो जाएगा ही जाएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लोड करंट। हम देखना चाह रहे हैं कि अनएंकल वोल्टेज रेशियो की वजह से जो सर्कुलेटिंग करंट होगी वो कैसे फ्लो कर रही होगी। अभी लोड करंट बना दोगे तो वो झंझट हो जाएगा, फिर लोड करंट तो होगा ही होगा, ऑब्वियसली दोनों में लोड करंट भी जाएगा। मैं सिर्फ सर्कुलेटिंग करंट का पाथ बना रहा हूं अभी यहां कि किस पाथ पे सर्कुलेटिंग करंट आएगा। अगर इसको आप सही से देखोगे तो दो वोल्टेज है, दोनों वोल्टेज एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर मैं लिखना चाहूं इसको इक्वेशन केवीएल लगा के, तो इक्वेशन ऐसे मिलेगी आपको, राइज इन वोल्टेज, ड्रॉप इन वोल्टेज, ड्रॉप इन वोल्टेज, ड्रॉप इन वोल्टेज, सब ऐसा होगा। मतलब IC विल बी इक्वल टू EA माइनस EB डिवाइड बाय ZA प्लस ZB। ये होगा आपका IC की इक्वेशन। अगर EA और EB अलग अलग होगा, अनइक्वल वोल्टेज रेशियो होगा, देयर विल बी अ सर्कुलेटिंग करंट IC विच विल बी इक्वल टू EA माइनस EB अपॉन ZA प्लस ZB। अब आप सोचो अगर ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो IC जीरो हो जाएगा, अंडरस्टूड है। तो अनइक्वल वोल्टेज रेशियो में तो IC आएगा, लेकिन इक्वल वोल्टेज रेशियो में डिजायरेबल कंडीशन है, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन ज्यादातर कोशिश ये करनी चाहिए कि अनइक्वल वोल्टेज रेशियो ना हो। लेकिन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हैं, अगर कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है तो ये लगाना पड़ता है ट्रांसफॉर्मर को। तो देयर विल बी अ स्मॉल सर्कुलेटिंग करंट। और एक बात पता है आपको कि ZA और ZB मतलब जो इंपीडेंसेस होते हैं ट्रांसफॉर्मर के वो बहुत लो होते हैं, तो दिस करंट इज हाई, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि कितना डिफरेंस है EA और EB में, कितना डिफरेंस है। अगर बहुत कम डिफरेंस है, बहुत स्मॉल डिफरेंस है, तो कोई दिक्कत नहीं है, IC विल बी वेरी लो। लेकिन अगर ज्यादा डिफरेंस है तो IC विल बी वेरी हाई। ठीक है, इसीलिए कहा स्मॉल डिफरेंस इज परमिसिबल। अगर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हैं तो स्मॉल डिफरेंस परमिसिबल है, ज्यादा डिफरेंस परमिसिबल नहीं है। अब हम ये देख रहे हैं, एक तो ये चीज देखा हमने कि IC सर्कुलेटिंग करंट का पाथ क्या था, दूसरी चीज ये देखा कि IC डिपेंडेंट किस पे है। तो आप दो चीजों पे डिपेंडेंट है, डिफरेंस इन वोल्टेज रेशियो एंड या वोल्टेज रेटिंग एंड इंपीडेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। सिंस इंपीडेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज ऑलरेडी लो, सो EA और EB का डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये ज्यादा होगा तो सर्कुलेटिंग करंट विल बी मोर। तो ये सेकंड पॉइंट था। अब थर्ड पॉइंट हम देखने जा रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां से आप ये लिख सकते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर A को इधर ले आओ और B को इधर ले जाओ, सो ये होगा IC बाई A और ये हो जाएगा IC बाई B। ठीक, सो यू कैन से IC बाई A और IC बाई B है क्या। अगर गौर से देखो इस इक्वेशन में आ जाओ, देखते हैं हम ट्रांसफॉर्मर में व्हाट इज IC बाई A एंड IC बाई B। लेट अस एनालाइज दिस। सी, यहां पे करंट IC है, इस वाले ट्रांसफॉर्मर में देखिए करंट IC जा रहा है यहां पे, और ये वोल्टेज ट्रांस रेशियो A:1 है, ट्रांस रेशियो इज A:1। सो इधर अगर करंट IC है तो इधर करंट क्या होगा सर? कटकी अब डिस्कनेक्ट हो चुके सर, डिस्कनेक्ट हो चुके सर 2-3 मिनट से। एक सेकेंड वो जो बता रहे थे कि वोल्टेज में अगर लोड करंट जाएगा ही जाएगा, उसके बाद से कनेक्ट डिस्कनेक्ट है। अच्छा, मतलब समझ में आ रहा था ना, अभी तो मैं लिखना शुरू किया है। ये पॉइंट क्लियर हुआ, ये वाला पॉइंट यहाँ जो मैं लिखा था IC बाई A लार्जर होगा IC बाई B से। सर आप स्क्रीन नहीं चल रही है। यस सर, वहाँ तक समझ में आया, उसके बाद ये स्क्रीन नहीं चल रही है। स्क्रीन नहीं आ रही है? हेलो, अभी आ रही है। ठीक है चलो। अभी आई सर। तो ये पॉइंट समझ में आ गया, IC बाई A लार्जर देन IC बाई B होगा। ये समझ में आ गया है ना, ये पॉइंट? ठीक है, तो इससे एक पॉइंट क्लियर होगा। देखो अभी मैं बताऊंगा आपको कि देखो टर्न्स रेशियो B का और A का, दोनों ट्रांसफॉर्मर है, A ट्रांसफॉर्मर B ट्रांसफॉर्मर ले ले। ये ट्रांसफॉर्मर A कंसीडर कर लो, दिस इज ट्रांसफॉर्मर B कंसीडर कर लो। तो ट्रांसफॉर्मर B का जो टर्न्स रेशियो है वो लार्जर है ट्रांसफॉर्मर A से। ठीक है,
अब देखना है जिसका टर्न्स रेशियो ज्यादा है उसमें करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है या जिसमें कम है उसमें ज्यादा फ्लो कर रहा है। लेट अस सी दिस। सर्कुलेटिंग करंट अगर यहां पे आईसी है ट्रांसफॉर्मर ए में, तो यहां पे क्या होगा, आईसी बाई ए, अगर आप प्राइमरी साइड इसको रेफर करेंगे तो। और यहां पर अगर आईसी है तो यहां क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बी है तो यहां पर होगा आईसी बाई बी। अब डायरेक्शन को देखिएगा, डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। यहां पे डायरेक्शन देखिए, डॉट से लीव कर रहा है, क्लियर, तो यहां डॉट में इंटर करेगा। चलिए, तो हम लोग कहां पे थे, वेयर वी वर, ये गया था आईसी बाई बी। हाँ, तो आईसी बाई ए विल बी लार्जर देन आईसी बाई बी। ये पॉइंट समझ में आ गया आपको, यहां वाला सिंपल है। अगर यहां पे बी इज लार्जर देन ए आया ये इक्वेशन से, अगर दोनों तरफ आईसी मल्टीप्लाई कर देंगे और बी को इस तरफ और ए को इस तरफ लेके चले जाएंगे तो आईसी बाई ए विल बी लार्जर देन आईसी बाई बी। इट्स अ सिंपल मैथमेटिक्स। ये बात क्लियर हो गई। अब हम देख रहे थे आईसी बाई ए और आईसी बाई बी है कहां पे, तो देखिए यहां पे था। मैं डायरेक्शन की बात कर रहा था कि देखिए यहां से डॉट की तरफ एग्जिट हो रहा है करंट, ये आईसी, तो यहां पे डॉट की तरफ इन होगा, यहां पे डॉट की तरफ इन हो रहा है तो यहां पे डॉट की तरफ एग्जिट होगा, दैट्स ऑल। ऑपोजिट होता है करंट। बात समझ में आ गई? हेलो, ठीक है। तो यहां से करंट जो आ रहा है वो आईसी, यहां से जो करंट आ रहा है वो आईसी बाई बी आ रहा है। सो यहां से कितना करंट आएगा, इफ आई आस्क यू व्हाट विल द करंट फ्रॉम हियर दिस पॉइंट, इट विल बी आईसी बाई ए माइनस आईसी बाई बी, यहां से जो करंट होगा। मैं फिर से लिखता हूं इसको थोड़ा, इट इज आईसी बाई ए माइनस आईसी बाई बी। ओके, so let us now see the currents in different transformer. So देखिए इस वाले ट्रांसफॉर्मर में करंट जा रहा आईसी बाई बी, ओके, और इस वाले में करंट आ रहा आईसी बाई ए माइनस आईसी बाई बी। सो कौन सा करंट लार्जर होगा अगर मैं आपसे पूछूं, ये करंट ज्यादा है या ये करंट ज्यादा है, टेल मी। और ये बात जानते हुए कि आईसी बाई ए इज लार्जर देन आईसी बाई बी, सो आप कह सकते हैं इसको कि आईसी बाई ए माइनस आईसी बाई बी, इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम। ठीक है, सो आप देखिए किस ट्रांसफॉर्मर में करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है, किस ट्रांसफॉर्मर में ज्यादा करंट जाएगा। बी इज लार्जर देन ए है, ज्यादा करंट किस में जाएगा, ट्रांसफॉर्मर की कौन सी वाइंडिंग में ज्यादा करंट है। सो आप देखिए यहां पे जो ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग में करंट है वो आईसी बाई ए है, और यहां पे कितना है, आईसी बाई बी है। इसका मतलब जिस ट्रांसफॉर्मर का टर्न्स रेशियो कम होगा उसके वाइंडिंग में ज्यादा करंट फ्लो करेगा, ज्यादा सर्कुलेटिंग करंट जाएगा, एज कंपैरिजन टू द ट्रांसफॉर्मर हैविंग लो वोल्टेज रेशियो। ये बात क्लियर है? तो इन सब पॉइंट्स को वन बाय वन करके हम लोग लिख लेते हैं। व्हाट आर द पॉइंट्स? पॉइंट नंबर 1, इफ there is an unequal voltage ratio so a circulating current IC will flow in the transformer
गिवन बाय, इसकी वैल्यू क्या होगी, IC इज इक्वल टू, अगर EA लार्जर देन EB से तो EA माइनस EB डिवाइड बाय ZA प्लस ZB। EA लार्जर देन EB हम लेके चल रहे हैं, ठीक। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 क्या था, सर्कुलेटिंग करंट IC will be more in the transformer winding whose turns ratio is smaller. In this case, we have taken B is larger than A. So, IC by A will be larger than IC by B. तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें समझ में आया कि अगर टर्न्स रेशियो अलग अलग होगा या वोल्टेज रेशियो अलग अलग होगा तो देयर विल बी अ सर्कुलेटिंग करंट। और सेकेंड पॉइंट, अगर सर्कुलेटिंग करंट होगा तो सर्कुलेटिंग करंट में जिस ट्रांसफॉर्मर का टर्न्स रेशियो या वोल्टेज रेशियो कम होगा उसमें ज्यादा फ्लो करेगा कौन सा करंट, सर्कुलेटिंग करंट, ठीक। अब अगर बताओ ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब जो ट्रांसफॉर्मर ज्यादा सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करा रहा है वो पहले लोडेड हो जाएगा, या यूं कहो अगर फुल लोड पे ट्रांसफॉर्मर काम कर रहा है तो ट्रांसफॉर्मर हैविंग लो टर्न्स रेशियो विल बी ओवरलोडेड, मतलब उसमें ज्यादा करंट फ्लो करेगा। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि पहले से उसमें करंट ज्यादा है, ठीक। सो द ट्रांसफॉर्मर with larger part of IC will be overloaded first, पहले वो ओवरलोड हो जाएगा। बताइए ये बात समझ में आई, ये 3 पॉइंट जो हमने डिस्कस किए यहां पे। हाँ समझ में आ गया, चलिए वेरी गुड। तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। बोलो, आवाज कट रही है आपकी। आवाज कट रही है आपकी। Now, what are the desirable or satisfied condition to be satisfied only for 3 phase? जो पहले कंडीशन हमने पढ़े 4, वो दोनों के लिए 3 फेज एज वेल एज सिंगल फेज। अब सिर्फ 3 फेज के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं जो कि सिंगल फेज में नहीं होते। उसमें कौन कौन से हैं? नंबर 1, सेम फेज सीक्वेंस। फेज सीक्वेंस जो ट्रांसफॉर्मर का होगा, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर का। हेलो, फ्रीक्वेंसी तो सेम होगी। आप अलग अलग वोल्टेज भी लगाएंगे तो फ्रीक्वेंसी तो सेम है, ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी सेम होगी। अलग अलग वोल्टेज भी लगाएंगे दोनों में तब भी वो फ्रीक्वेंसी सेम होगी, क्योंकि दोनों का सेम मतलब जो मेन सप्लाई है दोनों का तो सेम ही है।
जहां से पावर सोर्स से आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी तो सेम होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। अब फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए। सो फेज सीक्वेंस का जो कंडीशन है ये मस्ट है, इट्स नॉट डिजायरेबल। मतलब फेज सीक्वेंस एबीसी है तो दूसरा ट्रांसफॉर्मर का फेज सीक्वेंस भी एबीसी होना चाहिए, और इस सिंगल फेज में नहीं पॉसिबल है, 3 फेज में। एंड सेकेंड वन इज जीरो फेज या जीरो रिलेटिव फेज डिफरेंस। किसी ने फोन किया, तुम में से किसी ने फोन किया क्या? हेलो, जीरो रिलेटिव फेज डिफरेंस। रिलेटिव फेज डिफरेंस मतलब अगर आपके पास एक ट्रांसफॉर्मर एक फेजर ग्रुप का है तो दूसरा ट्रांसफॉर्मर भी उसी फेजर ग्रुप का होना चाहिए। सपोज अ ट्रांसफॉर्मर इज स्टार डेल्टा, अब दूसरा जो ट्रांसफॉर्मर लेके आ रहे हैं आप पैरेलल में लगाने के लिए, वो भी स्टार डेल्टा में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका आप डेल्टा स्टार कर दें। बात समझ रहे हैं आप? हेलो, मेरी आवाज जा रही है आप लोगों तक? हेलो, मेरी आवाज जा रही है आप लोगों तक? सर आ रही। यस सर आ रही। अच्छा, किसी ने पूछा थर्ड पॉइंट क्या था सर? जब थर्ड पॉइंट था, पिछले वाले का सर। हाँ पिछले वाले में बता दे रहा हूं आपको। ये थर्ड पॉइंट था कि ट्रांसफॉर्मर विथ लार्जर पार्ट ऑफ आईसी, मतलब जिसमें ज्यादा करंट आईसी जा रहा है, आईसी बाई ए जो है वो लार्जर है एज कंपेयर टू आईसी बाई बी। तो टोटल आईसी करंट का जो ये पार्ट है आईसी बाई ए, ये लार्जर है, किसमें जा रहा है? ट्रांसफॉर्मर ए में। तो वो पार्ट जो है अगर ज्यादा जा रहा है तो वो ट्रांसफॉर्मर पहले ओवरलोडेड हो जाएगा। मतलब कहने का, अगर दोनों ट्रांसफॉर्मर में हम फुल लोड कनेक्ट कर दें या फुल लोड से थोड़ा कम ही रखें, तो जो ट्रांसफॉर्मर ए है उसमें करंट मान लो फुल लोड के वक्त I1 जा रहा होगा, ठीक? तो वो I1 प्लस आईसी बाई ए होगा टोटल करंट। सो फुल लोड करंट अगर I1 होगा ट्रांसफॉर्मर ए का, सो उस ट्रांसफॉर्मर में करंट जो टोटल जाएगा वो I1 प्लस आईसी बाई ए, तो वो ओवरलोडेड हो जाएगा ट्रांसफॉर्मर। पहले ज्यादा करंट चला गया ना उसमें, उसकी वाइंडिंग में ज्यादा करंट चला गया, I1 के बाद आईसी बाई ए भी चला गया। अगर अनइक्वल वोल्टेज रेशियो कंडीशन हम देख रहे हैं तो सर्कुलेटिंग करंट तो पहले है भी, अगर आप लोड कनेक्ट करो ना करो उससे कोई मतलब नहीं है। अनइक्वल वोल्टेज रेशियो हुआ तो देयर विल बी अ सर्कुलेटिंग करंट इनसाइड द ट्रांसफॉर्मर। तो दैट सर्कुलेटिंग करंट इज मोर इन दैट ट्रांसफॉर्मर इन विच द टर्न्स रेशियो इज स्मॉलर। जिसका टर्न्स रेशियो कम होगा उसमें ज्यादा सर्कुलेटिंग करंट जाएगा, ठीक है? सो जिसमें ज्यादा सर्कुलेटिंग करंट जा रहा है तो उसमें जो लोडिंग होगी, सपोज दोनों ट्रांसफॉर्मर को पैरेलल कनेक्ट किया आपने, टोटल करंट आपका से फॉर एग्जांपल 100 एम्पियर, एक एक केस लेके चल रहा है, एग्जांपल 100 एम्पियर है, ठीक है? टोटल लोड आपका 100 एम्पियर, टोटल लोड करंट 100 एम्पियर है। तो हम ये सोच रहे हैं अगर दोनों का, अभी हम आगे देखेंगे लोड शेयरिंग हम फिलहाल इक्वल ही ले लेते हैं, लोड शेयरिंग इक्वल है 50 एम्पियर 50 एम्पियर, ठीक? तो जो ट्रांसफॉर्मर 50 एम्पियर का रेटेड है उस ट्रांसफॉर्मर में 50 एम्पियर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्रांसफॉर्मर अगर 50 एम्पियर का रेटेड है और उसमें 50 प्लस 5 एम्पियर भी चला गया तो 55 एम्पियर हो गया, दैट विल बी ओवरलोडेड कंडीशन। तो फुल लोड कंडीशन 50 एम्पियर की है, ठीक? अब उसमें जो ट्रांसफॉर्मर ए है उसमें आईसी बाई ए ज्यादा है, सर्कुलेटिंग करंट ज्यादा है, तो 55 एम्पियर उसमें चला जाएगा। और जो सर्कुलेटिंग करंट इसमें कम फ्लो कर रहा है, से फॉर एग्जांपल उसमें चला गया आपका 52 एम्पियर्स, तो जो ट्रांसफॉर्मर ए है वो ज्यादा ओवरलोडेड हो गया या फर्स्ट ओवरलोडेड हो गया। और अगर 48 एम्पियर देंगे तब भी जो बी जो है वो सिर्फ 50 एम्पियर तक पहुंचेगा, मतलब
फुल लोड पे जाएगा, लेकिन ट्रांसफॉर्मर ए उस वक्त भी ओवरलोडेड होगा, वो 53 एम्पियर चला जाएगा। तो ये बात अब पॉइंट 4 क्लियर हो गया, पॉइंट 3 क्लियर हो गया। चलिए, वेरी गुड। अब ये देखिए, हम पढ़ रहे थे कि 3 फेज ट्रांसफॉर्मर में व्हाट आर द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर पैरेलल कंडीशन, फॉर पैरेलल ऑपरेशन। द फर्स्ट वन इज सेम फेज सीक्वेंस। एबीसी फेज सीक्वेंस का अगर एक ट्रांसफॉर्मर है, दूसरा ट्रांसफॉर्मर भी सेम फेज सीक्वेंस का होना चाहिए। एंड सेकंड वन इज जीरो रिलेटिव फेज डिफरेंस। जीरो रिलेटिव फेज डिफरेंस का मतलब, अगर कोई दूसरा आप ट्रांसफॉर्मर लेके आ रहे हैं, तो जो ट्रांसफॉर्मर पहला वाला है जिस फेजर ग्रुप का है, उसी फेजर ग्रुप का दूसरा ट्रांसफॉर्मर भी होना चाहिए। समझ आ रहा है? स्टार डेल्टा है तो दूसरा भी स्टार डेल्टा होना चाहिए। पहला वाला अगर डेल्टा स्टार है, दूसरा वाला भी डेल्टा स्टार होना चाहिए। दैट इज व्हाट द कंडीशन इज। तो इसको हम कहेंगे, दिस मीन्स दैट ट्रांसफॉर्मर belonging to the same phasor group may alone be parallel। ये पॉइंट समझ में आया आपको? जीरो रिलेटिव फेज डिफरेंस का मतलब यही होता है। ठीक, मतलब प्राइमरी साइड का और सेकेंडरी साइड का जो लाइन वोल्टेज का डिफरेंस है, वो एक ट्रांसफॉर्मर में जो भी है 30 डिग्री लैगिंग, 30 डिग्री लीडिंग, 0 डिग्री है, दूसरे वाले में भी 0 डिग्री होना चाहिए। 30 डिग्री लैग है पहले वाले केस में, दूसरे वाले केस में भी 30 डिग्री लैग होना चाहिए। क्लियर? सो दीज आर दी कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर सिंगल फेज एज वेल एज 3 फेज ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं लोड शेयरिंग। अब देखते हैं कि लोड शेयरिंग कैसे होगी। इस पे क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। अगर इक्वल वोल्टेज रेशियो हो तो कैसे लोड शेयर होगा, अनइक्वल वोल्टेज रेशियो हो तो किस तरह से लोड शेयर होगा। ठीक है, सो सबसे पहला केस देखते हैं इसमें। केस नंबर 1, अगर इक्वल वोल्टेज रेशियो है, इक्वल वोल्टेज रेशियो का मतलब जो EA है और EB है वो दोनों बराबर होगा। लेट अस कंसीडर EA एंड EB इज इक्वल टू E। सो लेट अस ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फर्स्ट टू अंडरस्टैंड दिस। जो दो ट्रांसफॉर्मर लगे हुए हैं उनको मैं इस तरह से दिखा रहा हूं। एक ट्रांसफॉर्मर का इंपीडेंस और फिर दैट ट्रांसफॉर्मर एज अ सोर्स। ये दोनों ट्रांसफॉर्मर पैरेलल में लगे हुए हैं। सपोज दिस इज EA एंड दिस इज ट्रांसफॉर्मर B and the voltage is EB. Impedance is ZA, impedance is ZB, and here we have connected the load. Let us consider the load impedance is ZL. Now what are the voltages and currents? The current in this transformer, say for example, is IA. The current in this transformer is IB, and this is load current IL. And this is the load voltage VL। ठीक है, इस सर्किट डायग्राम में किसी को दिक्कत तो नहीं है? पैरेलल में दो ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, और ये करंट्स है, इंडिविजुअल करंट्स IA IB, और ये लोड करंट है। सो फ्रॉम दिस सर्किट वी कैन से क्या कहेंगे हम? IA की वैल्यू अगर मैं आपसे कहूं निकालो, व्हाट विल बी द IA, तो करंट डिवीजन रूल से IA निकल जाएगा। इट विल बी
ZB अपॉन ZA प्लस ZB इंटू IL, ठीक है। एंड व्हाट विल बी IB नाउ? इट विल बी ZA अपॉन ZA प्लस ZB इंटू IL, ठीक है। एक यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम यही नोट कर लेते हैं। इफ आई आस्क यू व्हाट विल बी IA बाई IB, द रेशियो ऑफ द करंट्स, टेल मी। वेरी गुड। यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं, आगे इसका इस्तेमाल करूंगा मैं, इसीलिए यहां लिख दिया मैंने, ठीक है। IA बाई IB इज इक्वल टू ZB बाई ZA, A बाई B इज इक्वल टू B बाई A, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे पूछूं अगर व्हाट विल बी दिस SA, मतलब KVA ऑफ ट्रांसफॉर्मर A, बताइए इट विल बी, टेल मी, SA क्या होगा? या लोड शेयर्ड बाई ट्रांसफॉर्मर A, लोड शेयर्ड बाई ट्रांसफॉर्मर A, दैट्स व्हाट द मीनिंग इज। लोड शेयर्ड बाई ट्रांसफॉर्मर A क्या होगा? VL इंटू करंट IA, स्टार भूलिएगा मत। तो अगर हम SA स्टार कर दें तो क्या मिलेगा आपको? इट विल बी VL स्टार इंटू IA, ठीक है। ये मिलेगा ना हमको, पूरा कॉन्जुगेट ले लेंगे तो कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट वो नंबर हो जाता है, सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां जो फेजर है तो फेजर के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लेंगे तो वो फेजर हो जाएगा और इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, ठीक है। नाउ अगर हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, देखिए IA और IB, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम दोनों तरफ VL स्टार से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को, सो ये वाला पहला वाला इक्वेशन को, से फॉर एग्जांपल इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, on multiplying equation 1 and equation 2 by VL asterisk, what we get it is IA into VL star is equal to ZB by ZA plus ZB multiplied with IL into VL star. Similarly, IB into VL star is equal to ZA by ZA plus ZB into IL VL star, ठीक है। नाउ व्हाट इज IL इंटू VL स्टार? ये SL स्टार हो गया लोड, और ये SA स्टार और ये SB स्टार। सो वी कैन से फ्रॉम हियर दिस विल बी इक्वल टू SA asterisk is equal to ZB upon ZA plus ZB into SL asterisk, ठीक है। और यहां से क्या मिला आपको? SB asterisk is equal to ZA over ZA plus ZB into SL asterisk. So tell me what will be the ratio SA by SB? बताइए SA by SB क्या होगा?
What will be the ratio? Z by Z, ZB by ZA. Very good. SA star upon SB star will be equal to Z.